बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे, हाँ जी, कलेक्टिव नाउन्स की, कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो कि किसी न किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि क्लास का मतलब है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और ज्यूरी का मतलब है ग्रुप ऑफ जजेस, और फ्लीट का मतलब है ग्रुप ऑफ शिप्स, और टीम का मतलब है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, और स्कूल का मतलब है ग्रुप ऑफ फिश, और प्राइड का मतलब है ग्रुप ऑफ लायंस, और पार्लियामेंट का मतलब है ग्रुप ऑफ आउल्स, और मर्डर का मतलब है ग्रुप ऑफ क्रोज, और कवन का मतलब है ग्रुप ऑफ विचेस। इसका मैं नोट लिखवा रहा था कि इफ यू आर अ राइटर, मैं नोट लिखवा रहा था आप लोगों को कि इफ यू आर अ राइटर, यू आर फ्री टू चूज द वर्ब आफ्टर कलेक्टिव नाउन्स। अगर तो आप राइटर हो तो फिर आपको आजादी है कि आप इन कलेक्टिव नाउन्स के बाद जौन सा मर्जी वर्ब इस्तेमाल करो। जैसे कि द टीम इज प्लेइंग वेरी वेल, ये सेंटेंस भी ठीक है। और द टीम आर प्लेइंग वेरी वेल, द टीम आर प्लेइंग वेरी वेल, ये सेंटेंस भी ठीक है। जरा इस पे जरा गौर कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप राइटर हो तो आपकी मर्जी है कि कलेक्टिव नाउन के बाद जौन सा मर्जी वर्ब इस्तेमाल करो। अगर आप कहोगे द टीम इज प्लेइंग वेरी वेल, तो यहां आप टीम को एज अ सिंगल ग्रुप के तौर पर ले रहे हो। और अगर आप कह रहे हो द टीम आर प्लेइंग वेल, तो आप यहां पर टीम से मुराद मेंबर्स ऑफ द टीम ले रहे हो। यानी जब आप अपना फोकस ग्रुप ऑफ मेंबर्स पर करना चाहो, ग्रुप को रिप्रेजेंट करना चाहो, तो टीम के साथ ही इज लगा दो। लेकिन अगर आप अपना फोकस मेंबर्स ऑफ द ग्रुप पर करना चाहो तो टीम के साथ ही आप आर लगा दो। अगर आप राइटर हो तो। लेकिन हम कलेक्टिव नाउन के सवाल को असल में कर रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां आप लोगों को चंद चीजें देखना पड़ेंगी। पहले तो मुझे बताओ कि ये जो मैंने नोट लिखवाया है ये आप लोगों को समझ आया है? ये जो मैंने ग्रीन कलर का यहां पर लिखा है, यानी अगर आप खुद राइटर हो, आप एसेइस्ट हो, आप प्रेसी लिख रहे हो, आप कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हो, तो आप आजाद हो। लेकिन ये कलेक्टिव नाउन को अब हम किस नुक्ता नजर से इस वक्त देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड सवाल एग्जाम में आया है।
अब उस सूरत में हमें सेंटेंस को खंगालना पड़ेगा, सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई सिग्नल्स ऐसे देखना पड़ेंगे कि जिससे हम अंदाजा लगा सकें कि यहां ग्रुप की बात हो रही है या मेंबर्स ऑफ द ग्रुप की बात हो रही है। अच्छा, अब ये सेंटेंस नंबर 1 देखो, द ज्यूरी इज यूनाइटेड इन इट्स डिसीजन। अब इस सेंटेंस में जो सिग्नल है वो यूनाइटेड का सिग्नल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ग्रुप की बात हो रही है कि जो ज्यूरी है उसने एज अ ग्रुप बिहेव किया है, या हम उसको एज अ ग्रुप ले रहे हैं और वो यूनाइटेड है, इसीलिए ज्यूरी के साथ इज आया है और आगे इट्स आया है। सेंटेंस नंबर 2 में द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, इस सेंटेंस में जो सिग्नल है वो डिवाइडेड है। अब यहां पर बात ग्रुप के मेंबर्स पे चली गई है। फर्ज करें 5 जजेस की ज्यूरी है, उसमें से 3 जजेस एक राय रखते हैं, 2 जजेस एक राय रखते हैं और एक जज एक और राय रखता है। तो अब बात मेंबर्स पे चली गई है, तो इसका मतलब है कि द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन होगा। तो कलेक्टिव नाउन को आपने 2 लेयर्स में जहन में रखना है। पहली लेयर यह है कि अगर कलेक्टिव नाउन का खुद इस्तेमाल करना है तो मर्जी के मालिक हो आप, लेकिन एग्जाम में अगर कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन आए तो फिर आपने सेंटेंस के अंदर, विद इन द सेंटेंस, किसी ना किसी सिग्नल की तलाश करनी है। अगर वो सिग्नल आपको बताए कि यहां कलेक्टिव नाउन से मुराद ग्रुप है, अगर कलेक्टिव नाउन से मुराद ग्रुप है, या कलेक्टिव नाउन जिसकी बात हो रही है उसमें इत्तेहाद है, तो आप उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाओगे। और अगर कलेक्टिव नाउन को एज अ ग्रुप नहीं लिया जा रहा, उसमें कोई इख्तलाफ है या फोकस उसके मेंबर्स पे चला गया है, तो फिर आर आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है द टीम इज प्लेइंग वेल। अब यहां पर इज है, क्योंकि यहां पर कोई सिग्नल मौजूद नहीं है मेरे पास, तो मैं टीम को इज ही कहूंगा। अब सेंटेंस नंबर 4 देखिए, द टीम आर इंजॉइंग डिनर विद देयर फैमिलीज। असल में यहां पर बात हो रही है द प्लेयर्स ऑफ द टीम। बस प्लेयर्स यहां पर लिखा नहीं हुआ, द प्लेयर्स ऑफ द टीम आर इंजॉइंग डिनर विद देयर फैमिलीज। अब एग्जाम में वो क्या करेगा, एग्जाम में वो आपको यहां पर इज स्लैश, एग्जाम में आपको धोखा इस तरीके से देगा, ये देखो, अब द टीम इज या आर। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में सेंटेंस इस तरीके से आएगा हुजूर, द टीम आर प्लेइंग वेल। ये देखो, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? कि यहां पर कोई सिग्नल ही नहीं है जो बताए कि यहां टीम के मेंबर्स की बात हो रही है, या टीम में कुछ प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं या बुरा खेल रहे हैं, या टीम में कोई इख्तलाफ है। तो लिहाजा यहां सिर्फ आर का इज करना होगा। अच्छा, फिर यहां पर एग्जाम में आपको देगा द टीम इज एंजॉयिंग डिनर विद इट्स फैमिली, वो गलत है। द टीम इज एंजॉयिंग डिनर विद इट्स फैमिली,
तो पूरी टीम की एक फैमिली कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर द मेंबर्स ऑफ द टीम का जिक्र है। द टीम आर एंजॉयिंग डिनर विद देयर फैमिलीज। अब सेंटेंस नंबर 5 देखो। द क्लास इज या आर स्टडिंग इंग्लिश। बताओ क्या आना चाहिए? अब ये जो, अब सेंटेंस नंबर 6 को देखो। द क्लास आर स्टडिंग इंग्लिश, मैथ एंड फिजिक्स। अब यहां पर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो डिवाइड हो चुके हैं। कुछ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कुछ मैथ पढ़ रहे हैं, कुछ फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। और सेंटेंस देखो एक। द हर्ड इज स्लैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जी। इज आएगा। शाबाश। अच्छा, अब ये दूसरा सेंटेंस मुझे बताओ। द हर्ड इज स्लैश आर रनिंग हेयर एंड देयर seeing the wolf, comma, the herd is slash are running here and there। अब आर आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो सेंटेंस नंबर 7 में हम आर को काट देते हैं और सेंटेंस नंबर 8 में हम इसको काट देते हैं। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि सेंटेंस नंबर 7 में सिंगल ग्रुप के तौर पर लिया जा रहा है हर्ड को, लेकिन सेंटेंस नंबर 8 में वो तितर बितर हो चुके हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बात चली गई है, तो इसलिए द हर्ड आर आया है। तो हम जब कलेक्टिव नाउन को करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करेंगे तो हम सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई सिग्नल ढूंढेंगे। हां, अगर हम खुद लिख रहे हैं, एज अ राइटर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई ऐसे लिख रहे हैं तो हम आजाद हैं। हमें लाजमी नहीं है कि हम सिग्नल डालें। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं तो फिर हमें सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई सिग्नल की तलाश करनी होगी। जैसे सेंटेंस नंबर 4 में फैमिलीज जो है ये सिग्नल है। सेंटेंस नंबर 6 में इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स ये सिग्नल्स हैं। सेंटेंस नंबर 8 में हेयर एंड देयर ये सिग्नल्स हैं। बात समझ आई है आप लोगों को? सिक्स 16 पॉइंट से पहले ये कोई ओरिजिनल सेंटेंसेस नहीं, ओरिजिनल सेंटेंसेस नहीं है, वैसे एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं। द फ्लीट वॉज मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट। फ्लीट का मतलब बताइए। ग्रुप ऑफ शिप्स। बिल्कुल ठीक है, ग्रुप ऑफ शिप्स।
तो द फ्लीट वॉज मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट। तो यहां पर इसे ऊपर ही अटैच कर देता हूं मैं, 9th सेंटेंस बना देता हूं इसे। तो यहां पर वॉज स्लैश वर कर देते हैं और वर को काट देते हैं इधर से। अच्छा जी, उसके बाद अब ये जो अगला कॉन्सेप्ट है, ये फिक्स्ड कलेक्टिव नाउन्स हैं और इन फिक्स्ड नहीं तैमूर, फ्लीट बस शिप्स के ग्रुप को कहते हैं। जो वॉरियर शिप्स होती हैं उनको आर्मेडा कहा जाता है। जंगी जहाजों का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड आर्मेडा। आर्मी से, आर्म से। अच्छा जी, अब देखो जी, पुलिस उसके बाद क्लर्जी, उसके बाद पीपल, उसके बाद कैटल, उसके बाद वर्मिन। वर्मिन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, हशरात का ग्रुप। फ्लोरा, फौना, फ्लोरा फ्लावर्स और फौना एनिमल्स। पोल्ट्री बर्ड्स, जेंट्री द मेंबर्स ऑफ द रिच क्लास, और पर्सनल ग्रुप ऑफ वर्कर्स। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्ड्स हैं। इसमें पुलिस जो है इसको हाईलाइट कर लीजिए और जो पीपल है उसको हाईलाइट कर लीजिए। इन सबके साथ अब इसका नोट देखिए। ये 10 कलेक्टिव नाउन्स आपके सामने हैं। इसका नोट देखिए, शेप रिमेन्स सिंगुलर। एक तो इनकी जमा नहीं बनती, पुलिसेस नहीं होगा, कलर्जीज नहीं होगा, पीपल्स नहीं होगा, कैटल्स नहीं होगा, वर्मिन्स नहीं होगा, पोल्ट्रीज नहीं होगा, पर्सनल्स नहीं होगा। दूसरा, इन सब के साथ वर्ब प्लूरल आता है किसी भी सूरत में। यहां हमें कोई सिग्नल तलाश करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि द क्लर्जी इन इंग्लैंड ड्यूरिंग 14th सेंचुरी वर करप्ट, यानी द क्लर्जी वर करप्ट, क्लर्जी के साथ वर। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर सुन लो, एक तो इनके साथ इनकी जमा नहीं बनती, शेप रिमेन सिंगुलर, कैटल्स हो ही नहीं सकता, वर्मिन्स नहीं होगा, फ्लोराज नहीं होगा, फौनाज नहीं होगा, पोल्ट्रीज नहीं होगा। और दूसरा,
वर्ब इनके साथ प्लूरल आते हैं, वर्ब्स जो हैं वो इनके साथ प्लूरल आते हैं। अच्छा, और मिसाल इसकी देख लीजिए कि द वर्मिन वर crawling everywhere on the ground. The vermin were, देखें क्रॉलिंग ठीक नहीं, यहां पर मूविंग कर देते हैं, मूविंग एवरीवेयर ऑन द ग्राउंड। तो लिहाजा इनके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल आएंगे, इसमें हमें सिग्नल की तलाश करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात इसके अंदर है कि ये पुलिस और पीपल, इन दोनों में थोड़ी सी डेलिकेसी है, इसको समझ लीजिए। पुलिस को अगर एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के तौर पर लिया जा रहा है तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगा, और अगर पुलिस से मुराद पुलिस वाले हैं तो फिर प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे कि द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स, यहां पर वो महकमा चोरों के पीछे नहीं दौड़ रहा, यहां पर पुलिस वाले दौड़ रहे हैं, तो द पुलिस आर होगा। और अगर मैं कहूं कि द पुलिस इज बीइंग रेवोल्यूशनाइज्ड, इस सेंटेंस में द पुलिस से मुराद पुलिस का महकमा है जिसके अंदर एक रेवोल्यूशन, एक चेंज लाया जा रहा है। द पुलिस इज बीइंग रेवोल्यूशनाइज्ड। इसी तरीके से अगर इसी तरीके से अगर ये वर्ड पीपल है तो इसका मतलब होगा लोग, सिर्फ लोग होगा इसका मतलब। लेकिन अगर वर्ड पीपल्स है तो इसका मतलब होगा इंडिविजुअल्स of different nations speaking different languages belonging to different geographical locations speaking related to different races, etc। वर्ब तो आना ही प्लूरल है। मिसाल के तौर पे इसका सेंटेंस देखें, सेंटेंस नंबर 6,
द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर हार्ड वर्किंग। यहां पीपल का मतलब लोग है, लेकिन अगर मैं यूं कहूं ऑन हज पीपल्स फ्रॉम द होल वर्ल्ड गेट टुगेदर या कॉन्ग्रीगेट। ये देखो जी, अब यहां इस पीपल्स का मतलब है मुख्तलिफ नेशंस के, मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले, मुख्तलिफ जियोग्राफिकल लोकेशन से ताल्लुक रखने वाले, मुख्तलिफ रेसेस से ताल्लुक रखने वाले लोग। तो आना दोनों पीपल हो या पीपल्स हो, आना इनके साथ आर ही है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि इनके साथ आर लगना है। सिर्फ पुलिस की डेलिकेसी है कि उसमें अगर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की सेंस आ रही है तो फिर वो इज है, और अगर पुलिस से मुराद पुलिस मैन है, पुलिस वाले हैं, तो फिर वो आर है। ये बात समझ आई सबको?